हेलो जगवार्स, क्या हालचाल? व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अरीन और मोस्ट प्रोबेबली द सेकंड लास्ट लेक्चर। बस चैप्टर हम लोग खत्म करने वाले हैं और इसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो पिछले लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों के साथ में क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने हेलो अल्केन्स की सेकेंड केमिकल रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था, राइट? कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए, अब हम लोग यहां पर हमारे हेलो अल्केन्स की तीसरी केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। तब हम लोग हमारी तीसरी मेथड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स। अब रिएक्शन विथ मेटल्स का मतलब क्या है गाइज? यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपके जो अल्काइल क्लोराइड्स होते हैं, आपके जो अल्काइल क्लोराइड्स होते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड्स होते हैं और आपके जो अल्काइल आयोडाइड्स होते हैं, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड, दे रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम, दे रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम in presence of dry ether to form an organometallic compound। देखिए मैं इसका नाम क्या लिख रहा हूं, they forms an organometallic compound which is called as Grignard reagent, क्या है बात समझ में आई? सर क्या बोल रहे हो, एक बार फिर से बताओ। आपके अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये बनाते हैं आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक साइंटिस्ट जिनका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। विक्टर ग्रिग्नार्ड टेक्निकली एक मैथ्स के स्टूडेंट थे। इन्होंने अपनी जो डिग्री ली थी वो मैथ्स में ली थी, लेकिन इवेंचुअली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो गए। लोगों ने इन्हें सलाह दी कि भाई तू मैथ्स का स्टूडेंट है तो तू एक काम कर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मत घुस, तू फिजिकल केमिस्ट्री में जा, क्योंकि वहां पर भी न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत यूज होते हैं, इक्वेशंस होती है, तू उन्हें समझ पाएगा। लेकिन विक्टर ग्रिग्नार्ड ठहरे विक्टर ग्रिग्नार्ड, इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुस गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ये अपने सीनियर के अंडर काम कर रहे थे, तब इन्होंने देखा कि यूजुअली हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन के लिए जिंक इन प्रेजेंस ऑफ डाइइथाइल ईथर बहुत कॉमन कैटलिस्ट है। इन्होंने देखा कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन को मुझे करवाया जाता है तो मैं उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जिंक को डाइइथाइल ईथर में मिक्स करके एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करता हूं, तब हाइड्रोकार्बन बनता है। अब भैया ठेड़ा मैथ्स का बंदा क्या करेगा? कॉम्बिनेशंस करेगा, प्रोबेबिलिटी करेगा, कभी ये की जगह ये कर दूं तो करेगा। इन्होंने वही करा। इन्होंने बोला एक काम करता हूं ना भाई, जिंक है, जिंक की वैलेंसी भी +2 होती है, तो क्यों ना मैं जिंक की जगह मैग्नीशियम इस्तेमाल कर लूं। तो इन्होंने मैग्नीशियम को डाइइथाइल ईथर में मिलाया और अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड के साथ ट्रीट किया एंड ही ऑब्टेन्ड अ न्यू कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज RMgX। क्या बात समझ में आई? एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। और इन्होंने इसी चीज को 1900 में बनाया। 1901 में इन्होंने इस चीज को अपनी पीएचडी थीसिस के अंदर इस्तेमाल किया
एंड 1912 आते आते इनको प्रोफेसर बना दिया गया नैन्सी यूनिवर्सिटी का, एंड उसके बाद अगले साल इनको मिला नोबेल प्राइज। तो गाइज ये इन ग्रिगनार्ड अंकल की एक बड़ी मोटिवेटिंग कहानी थी, और इन्होंने ये जो कंपाउंड बनाया RMgX, इसमें आप देखिए R इज योर अल्काइल ग्रुप, R is your alkyl group, M is your magnesium, we all know this, this is your magnesium, और X is your halogen, X is your halogen। अब यहां पर ये बना कैसे होगा देखिए, यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पर RX का ट्रीटमेंट मैग्नीशियम के साथ करा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ कैटलिस्ट, एंड अल्टीमेटली यहां पर बन गया RMgX। यहां पर क्या बन गया इवेंचुअली RMgX। कोई दिक्कत इसके अंदर? एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको इसकी बॉन्डिंग समझाता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास में CH3 है, CH3 इसको मैंने कंबाइन किया मैग्नीशियम के साथ, और यहां पर मैंने ले लिया आपका ब्रोमीन। अब यहां पर आप देखिए, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है, यहां पर मैग्नीशियम एक मेटल है और कार्बन यहां पर टेक्निकली आपका एक नॉन मेटल है, तो कंपैरेटिवली कार्बन विल बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम के अपनी ओर खींचेगा, इसलिए बड़ा ही यूनिक वे में आपको कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव तो मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। हेंस वी विल कॉल दिस बॉन्ड, हम इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, वी विल कॉल दिस बॉन्ड एज अ पोलर बॉन्ड। हम इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, हम इस बॉन्ड को पोलर बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, हम इस बॉन्ड को पोलर बॉन्ड बोलेंगे। क्या बात समझ में आया? अच्छा, ये बॉन्ड आप देखो, इट इज द कार्बन मेटल बॉन्ड। ये कार्बन का मेटल के साथ में बॉन्ड है और ये पोलर बॉन्ड है। सिमिलरली आप यहां पर देखिए, ये हो गया आपका मैग्नीशियम मेटल और ब्रोमीन एक नॉन मेटल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड तो प्रिसाइजली आपका आयोनिक बॉन्ड ही होगा। तो देख रहे हो कितना यूनिक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में तुम्हें आयोनिक बॉन्ड भी दिख रहा है, इस कंपाउंड में तुम्हें मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड दिख रहा है, इस कंपाउंड में तुम्हें मेटल और नॉन मेटल कार्बन के बीच में एक कार्बन मेटल बॉन्ड दिख रहा है जो पोलर नेचर का है। तो बड़ा यूनिक सा ये कंपाउंड है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब ये एक्चुअली बड़ा रिएक्टिव कंपाउंड है। आप देखो इस प्रकार के बॉन्ड नेचर में कोई ज्यादा देर विद स्टेबिलिटी रहने नहीं वाले, ये बॉन्ड नेचर में ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ कभी नहीं रहेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोगों को इसके बारे में कंडीशन लिखनी पड़ेगी दैट आपका जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, हमारा जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, दिस ग्रिगनार्ड रिएजेंट शुड बी prepared, it should be prepared freshly, it should be prepared freshly before its use। जब आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट का काम पड़े, फ्रेश बनाओ। क्यों फ्रेश बनाओ? क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट, क्योंकि जो आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है इज हाईली रिएक्टिव towards, it is highly reactive towards proton giver compounds। ऐसे कंपाउंड्स जो बैठे बैठे अपना प्रोटॉन छोड़ देते हैं, उनसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट को खतरा भी है। और यह खतरा मैं इनडायरेक्टली किसके लिए कह रहा हूं? जी हां, आपके मॉइस्चर के लिए कह रहा हूं। वाटर जो कि इन्वायरमेंट में मॉइस्चर के फॉर्म में अवेलेबल होता है, वी ऑल नो दैट वाटर इज अ प्रोटॉन गिवर। वाटर डिपेंड करता है सिचुएशन पर, लेकिन वाटर छोड़ देता है अपना प्रोटॉन। तो यहां पर लेट्स इमेजिन कि तुम्हारे पास में CH3MgBr है, तो यहां पर क्या होगा, वाटर अपना प्रोटॉन इस CH3 को दे देगा और इसको तोड़कर बना देगा CH4 यानी मीथेन। ये बन गया आपका हाइड्रोकार्बन, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, ये बन जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन। और यहां पर फिर आपका जो OH बचा, ये OH जाकर
आपके मैग्नीशियम से चिपक जाएगा, तो मैग्नीशियम से एक आयोनिक बॉन्ड के साथ OH बन जाएगा और दूसरे आयोनिक बॉन्ड के साथ Br बन जाएगा, और इस प्रकार आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मॉइस्चर की प्रेजेंट में टूट जाएगा। मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये टूट सकता है, तो हमें हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर से प्रिजर्व करके रखना है अगर आप इसका इस्तेमाल कहीं और करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको हाइड्रोकार्बन बनाना ही है, अगर आपको हाइड्रोकार्बन बनाना ही है, तो आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन बी इजीली रिएक्टेड या कैन बी इजीली reacts with water, अल्कोहल, आपके अमाइंस एक्सेट्रा टू गिव हाइड्रोकार्बन्स, समझ में आ गई बात मेरे प्यारे बच्चों? इज दिस वेरी मच क्लियर टू यू? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बिना किसी टेंशन के हो जाता है, देख लीजिए। डन। तो यहां पर हमारी रिएक्शन विद मेटल खत्म होती है, लेकिन इसी टॉपिक के अंदर मैं आपको एक और नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अलग है, दैट इज वुड्स रिएक्शन। गाइस, वुड्स रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बोर्ड एग्जाम वालों की फेवरेट है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को जब जेईई नीट के लिए कन्वर्जन सिखाऊंगा कि कैसे आप एक पर्टिकुलर कंपाउंड से दूसरे पर्टिकुलर कंपाउंड को बना सकते हैं, और इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कार्बन के नंबर को इंक्रीज करना। फॉर एग्जांपल जेईई में एक कॉमन क्वेश्चन चलता है कि तुम्हारे पास में फॉर एग्जांपल एक स्टार्टिंग मटेरियल है मिथाइल क्लोराइड, उसमें तो एक ही कार्बन है, मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड में एक कार्बन है, लेकिन वो तुमको बोल दे रहा है कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट है तुम्हारा इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। अब आप बोलोगे सर मैं मिथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल कैसे बनाऊंगा? चलो मैं ब्रोमीन को हटाकर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जोड़ दूंगा, जैसे तैसे करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मैं OH जोड़ दूंगा, मैं NaOH का ट्रीटमेंट कर दूंगा CH3Br के साथ या CH3Cl के साथ, तो CH3OH यानी मीथेनॉल बनेगा। साला ये एक कार्बन का नंबर में बढ़ाओ कैसे? तब काम आती है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन हमेशा ध्यान रखना है, स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखना, दैट दिस reaction always doubles, this reaction always doubles the number of carbon present in the alkyl halide। कैसे? चलिए आइए सीखते हैं। अच्छा, दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक इस रिएक्शन के अंदर बच्चे करते हैं, कई बार तो मैंने टीचर्स को करते हुए देखा है। यूजुअली एनसीईआरटी में लिखी रहती है रिएक्शन 2RX प्लस 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना? तो ये दो सोडियम, ये दो हेलोजन को लेकर 2NaX बन के बाहर हो जाएगा, और ये बचे हुए दो अल्काइल ग्रुप एक दूसरे से जुड़कर आपका हाइड्रोकार्बन बना लेंगे। ठीक है, बहुत इजी रिएक्शन है। जनरली वुड्स रिएक्शन ऐसी होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग यहां पर थोड़ा तेज चलना चालू कर देते हैं। वो सोचते हैं काम करते हैं, यहां पर CH3Cl है, यहां पर 2Na है, मैं एक काम करता हूं यहां पर C2H5Cl ले लेता हूं। तो यहां पर ये, या इसको आप ऐसा मान लो कि इसको CH2Cl ले लेता हूं, तो ये और ये जोड़ के मैं यहां पे प्रोपेन बनाता हूं। गलत, बिल्कुल गलत, सफा साफ गलत। यहां पर आप ये नहीं कर सकते। बोथ द अल्काइल हैलाइड शुड बी सेम। यहां पर ध्यान रखना दैट इन वुड्स रिएक्शन बोथ अल्काइल हैलाइड शुड बी सेम। यानी टेक्निकली आप समझो क्या हो रहा है। जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हो, जैसे आप लोगों के पास में तपेली है, तपेली में आप लोगों ने चाय डाली, चाय बनाने के लिए दूध डाला। अब आप जो दूध डाल रहे हो, उस दूध के दो अलग अलग टाइप हो सकते हैं क्या?
भाई दूध एक ही टाइप का डालोगे। तो यहां पर भी आप इमेजिन करो कि तुम्हारा जो अल्काइल हैलाइड है वो दूध है, उसमें तुमने सोडियम डाला वो चाय पत्ती है, और ड्राई ईथर शक्कर है, तो तुम्हारी चाय बनेगी। अब तुम ये सोच रहे हो कि सर मैं शक्कर डाल देता हूं, मैं चाय पत्ती डाल देता हूं, लेकिन दूध दो अलग अलग टाइप के लेता हूं, पॉसिबल है क्या? भाई तुमने एक बर्तन लिया, तुमने बर्तन में अल्काइल हैलाइड डाला, अल्काइल हैलाइड में सोडियम डाला और ड्राई ईथर डाला, तो तुम्हारी रिएक्शन हो गई। तो भैया ये दोनों अल्काइल हैलाइड सेम कंडीशन में मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में लोटा है जिससे मैं पानी पी रहा हूं, इस लोटे में पानी है। अब इमेजिन करो ये पानी नहीं अल्काइल हैलाइड है, तो क्या इसमें दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड डालने की पॉसिबिलिटी है? नहीं भाई, एक टाइप का अल्काइल हैलाइड डालूंगा। तो जो एक टाइप का अल्काइल हैलाइड तुमने डाला है, उस एक टाइप के अल्काइल हैलाइड को दो सोडियम पकड़ेंगे, तो दो सोडियम आएंगे और वो दो एक जैसे अल्काइल हैलाइड को पकड़ेंगे, उनमें से क्लोरीन को निकालेंगे और CH3 को दूसरे CH3 से जोड़ देंगे। तो ये देखो रिएक्शन की शुरुआत में आप लोगों के पास में मिथाइल क्लोराइड हुआ करता था एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, लेकिन अब आपके पास में जो कंपाउंड बनकर आ चुका है वो आ चुका है इथेन। बढ़ गए नंबर ऑफ कार्बन। क्या नंबर ऑफ कार्बन यहां पर हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए? जी हां, हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए। सो देयरफॉर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने की प्रोसेस इज योर वुड्स रिएक्शन। और ये रिएक्शन भी हम रिएक्शन विद मेटल में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब आपके एक अल्काइल हैलाइड को, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका ट्रीटमेंट आप लोग सोडियम नाम के मेटल के साथ कर रहे हो। क्या ये चीज क्लियर हो गई? चलिए, अब यहां पर हमारा ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हुआ, रिएक्शन विद मेटल। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एरीन्स की रिएक्शन, जिसमें हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल। यानी ये सारी की सारी रिएक्शन अब हम लोग हेलो एरीन्स में देखना शुरू करेंगे। अभी हमने पूरा हेलो अल्केन्स निपटा दिया है, अब हम लोग हेलो एरीन्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो इतना नोट करो। चलो तो फिर इतना अगर हो चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। यानी अब आप लोग यहां पर हेलो अरीन्स की बात करना मेरे साथ में शुरू करने वाले हैं। हेलो अरीन्स के अंदर हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक, हेलो अरीन्स के अंदर हम लोग देखने वाले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलो अरीन्स। गुड न्यूज इस टॉपिक की शुरू होते ही यह है कि हेलो अरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली शो नहीं करते एंड ना कि बहुत ज्यादा शो करते हैं। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा दैट हेलो अरीन्स डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफन, या ऐसा बोलना चाहिए कि कॉमनली आपके जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, दे डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज दे आर very less reactive towards this mechanism। इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के अंदर आपका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसके अंदर आपके जो हेलो अरीन्स हैं ये रिएक्टिविटी शो नहीं करते। दे डू नॉट फील देमसेल्व्स वेरी रिएक्टिव। यानी हेलो अरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉमनली शो नहीं करते, यूजुअली शो नहीं करते, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं। अब इसके पीछे आप क्या रीजन बताएंगे? इस पर्टिकुलर चीज के पीछे आप लोग क्या रीजन बताएंगे, मैं आपको सिखाता हूं। रीजन नंबर 1 इज द रेजोनेंस। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल या मैं कहूं रीजन इज रेजोनेंस। अब रेजोनेंस एक्चुअली होता क्या है? देखो भाई, रेजोनेंस के अंदर हम सब लोगों ने सीखा है कि ये हमारा बेंजीन का रिंग है, इसमें ऑल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड है। रेजोनेंस वहां होगा जहां पर ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड
ऑल्टरनेट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड, ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ऑल्टरनेट पोजीशन पर लोन पेयर डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट पोजीशन पर लोन पेयर ट्रिपल बॉन्ड, ऑल्टरनेट पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज ट्रिपल बॉन्ड, ऑल्टरनेट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज ट्रिपल बॉन्ड। यानी ये जो फैक्टर्स होते हैं ये सब रेजोनेंस को प्रमोट करते हैं। अगर आप लोगों को रेजोनेंस सीखना है तो मेरी जैगुआर सीरीज वाले जो बच्चे हैं यानी 12th वाले बच्चे वो क्लास 11th की जुगनू सीरीज की प्लेलिस्ट खोलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर पर जाएंगे और वहां पर रेजोनेंस पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्टिव तरीके से मैंने रेजोनेंस वहां पर पढ़ाया है। तो यहां पर ये हो गया हमारा क्लोरीन, और आप लोग सब जानते हैं क्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर मेरा क्लोरीन का एक लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये कार्बन को ये क्लोरीन अपना लोन पेयर ट्रांसफर कर देगा। ये कार्बन से ये क्लोरीन कहेगा कि आप मेरा एक इलेक्ट्रॉन ये वाला आप रखें, मेरा इलेक्ट्रॉन मैं रखूंगा, इससे हम एक सिंगल बॉन्ड और बनाएंगे, यानी टेक्निकली आपके और मेरे बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये कार्बन को इसकी बात माननी ही पड़ेगी। तो यहां पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, 2 लोन पेयर बच गए और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आने के पीछे रीजन ये है कि क्लोरीन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था अब वो इस कार्बन को दे दिया गया है। अब इस कार्बन के पास में इस तरीके से क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आ जाना इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन का नुकसान है। क्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन उसके पास में है, लेकिन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया जो कार्बन ने ले लिया। अब आप सब देख पा रहे हैं कि यहां पर कार्बन के पास में एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड लिए बैठा है। अब अगर यहां पर डबल बॉन्ड बन गया तो 1 2 3 4 बॉन्ड होगा और ये 5वां बॉन्ड। क्या कार्बन कभी 5वां बॉन्ड रख सकता है? नहीं। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन बोलेगा अपने पड़ोसी कार्बन को कि एक काम कर कार्बन, तू तेरा इलेक्ट्रॉन तो तेरे पास रख, मेरा इलेक्ट्रॉन भी तू रख ले, इससे तेरे पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और तू टेक्निकली नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास में अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पड़ोसी कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी आ गया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब अगली बार क्या होगा, ये वाला कार्बन बोलेगा अरे यार मैं तो अनस्टेबल फील कर रहा हूं, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तो अच्छा नहीं फील कर रहा हूं, क्या करूं? तो ये अपने लोन पेयर को लेकर पड़ोसी कार्बन के पास जाएगा, बोलता मेरा ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये आप रख लो और मेरे साथ में डबल बॉन्ड बना लो। तो फिर ये कार्बन बोलेगा कि भैया मेरे पास तो ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड है, मैं उसका क्या करूं? तो ये वाला कार्बन बोलेगा कि आप अपना डबल बॉन्ड तोड़ दो और अपने पड़ोसी कार्बन को बोलो कि तू तेरा इलेक्ट्रॉन तो रख, मेरा इलेक्ट्रॉन भी तू रख ले। तो ये कार्बन एग्री हो जाएगा। अब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यहां डबल बॉन्ड पहले से था और इस पर्टिकुलर कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज के वजह एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया बिकॉज ऑफ लोन पेयर। यहां पर अभी भी क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मैनेज्ड है इस प्रकार। अब क्या होगा, अब ये वाला कार्बन रोएगा अरे यार मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया, मेरे को तो लोन पेयर नहीं चाहिए, चलो मैं इस कार्बन के पास जाके बात करता हूं। ये कार्बन को ये वाले कार्बन को बोलेगा कि आप मेरा लोन पेयर रख लो, अपन डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो फिर ये कार्बन बोलेगा कि मेरा जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ उसका मैं क्या करूं? तो ये कार्बन इस कार्बन को बोलेगा कि आपका जो डबल बॉन्ड है इसको आप तोड़ दो और अपने पड़ोसी वाले कार्बन को यानी इस कार्बन को बोलो कि तेरा इलेक्ट्रॉन तो तू रख, मेरा इलेक्ट्रॉन भी तू रख ले। तो वो बोलेगा ठीक है। और यहां पर आपको एक डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड दिखाई देगा, ये लोन पेयर की वजह से एक नेगेटिव चार्ज यहां पर जनरेट हो जाएगा और ये Cl अभी भी जैसा था वैसा ही रहेगा। अब क्या होगा लास्ट वाले केस में, लास्ट वाले केस में ये वाला कार्बन बोलेगा अरे यार मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तो ये वापस से इस कार्बन के पास जाएगा, बोलेगा कार्बन तू बेवकूफ है, अगर तू यहां पर ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, अगर तू क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाता तो आज ये सब लफड़े नहीं होते। तो कार्बन बोलता ठीक है आई एम सॉरी, और कार्बन अपने ये वाले डबल बॉन्ड को तोड़ के क्लोरीन को अपना लोन पेयर वापस कर देगा। इस वजह से क्लोरीन
बी अपना पॉजिटिव चार्ज लूज कर देगा, क्लोरीन जैसा था वैसा हो गया और यहां पर पूरे डबल बॉन्ड बन गए। क्या ये चीज क्लियर हुई? तो इस प्रकार आपको रेजोनेंस होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस रेजोनेंस के अंदर हो क्या रहा है, सबसे बड़ी बात आप लोग समझिएगा कि जब हम लोग यहां पर रेजोनेंस देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर नंबर 1 में, स्ट्रक्चर नंबर 2 में और स्ट्रक्चर नंबर 3 में आपको कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो यहां पर जब आप स्ट्रक्चर ए से स्ट्रक्चर बी की तरफ बढ़ते हो तो आप देखो स्ट्रक्चर ए में डबल बॉन्ड की पोजीशन और स्ट्रक्चर बी में बेंजीन के डबल बॉन्ड की पोजीशन, इन दोनों में डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। मतलब जब आप नॉर्मली बेंजीन को रेजोनेंस करते हुए देखते हो तो आप बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो? आप बोलते हो सर पहले डबल बॉन्ड यहां होगा और अब डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन चेंज करके यहां कर ली, तो बॉन्ड अपनी पोजीशन पर घूम रहे, कभी डबल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन में, तो कभी दूसरे तीसरे में, तो कभी तीसरे चौथे में, तो कभी चौथे पांचवें में, कभी पांचवें छठे में, तो कभी छठे पहले में आपको ऐसा रेजोनेंस होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये रेजोनेंस के बीच की बात है, स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 3। तो यहां पर देखने वालों को क्लियरली ये नजर आ रहा है कि स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 3 में डबल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर ए और बी में नहीं दिख रहा है। तो यहां पर हम लोग एक बात समझ गए कि यहां पर हो ना हो आपके बेंजीन के अंदर क्लोरीन और ये कार्बन के बीच में ना तो प्रॉपरली सिंगल बॉन्ड है ना तो प्रॉपरली डबल बॉन्ड है, क्योंकि 5 में से 3 स्ट्रक्चर में मुझे कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 5 में से 2 स्ट्रक्चर में मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या मानूं, सिंगल बॉन्ड मानूं कि डबल बॉन्ड मानूं? दिख दोनों रहे। अच्छा, जब हम लोग इनकी कार्बन की लेंथ चेक करते हैं तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में, सी और सीएल के बीच में जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड बॉन्ड लेंथ दी गई है उससे ये छोटी है, उससे ये छोटी है। तो यहां पर हम लोग ये बात समझ गए कि ना तो कार्बन और क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है ना तो कार्बन और क्लोरीन में डबल बॉन्ड है। यहां पर कार्बन और क्लोरीन में रेजोनेंस की वजह से एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रेक दिस बॉन्ड। हमारे लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रेक दिस बॉन्ड। हमारे लिए ये बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीजों में से एक है। समझ में आ रही है इतनी बात सभी प्यारे प्यारे बच्चों को? सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रेक द बॉन्ड। तो यहां पर हम लोग स्टार बना के पॉइंट लिखेंगे that because of resonance there is a partial double bond character, there is a partial double bond character between carbon and chlorine which is difficult to break, जिसे ब्रेक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये हो गया आपका पहला रीजन, ये हो गया आप लोगों का पहला रीजन। क्या ये पहला रीजन समझ में आया? रेजोनेंस की वजह से क्लोरीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का क्रिएशन, और इस वजह से ना तो वो सिंगल दिख रहा है ना तो वो प्रॉपरली डबल दिख रहा है, वो दोनों के बीच का है, मतलब हमने उसको पार्शियल मान लिया। और ये पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये टूटता नहीं है इजीली। और अगर ये क्लोरीन टूट के अलग नहीं होगा तो नया न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां से करेगा? इमेजिन करो OH नेगेटिव को आकर इस पर लगना है, लेकिन OH नेगेटिव लगेगा कैसे? जब तक Cl बाहर नहीं निकलेगा, और Cl को तोड़ना ही हमारे लिए मुश्किल पड़ रहा है। दूसरा रीजन, जब आपका इस कंपाउंड के अंदर कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है और यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज कभी यहां और कभी यहां नजर आता है, तो जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, भाई न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो खुद भी नेगेटिवली चार्ज है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जब इस क्लोरीन की तरफ अटैक करेगा तो क्लोरीन खुद अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी क्लोरीन के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन
इसको रिपेल करेंगे तो यहां पर ये रिपल्शन फील करेगा, यानी ये क्लोरीन के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। फिर ये न्यूक्लियोफाइल अगर यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, तो यहां पर भी बेंजीन की रिंग में सब जगह नेगेटिव चार्ज घूमने की वजह से ये यहां पर भी रिपल्शन ही फील करेगा। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल को प्रॉपर स्पेस भी नहीं मिल रही है कि ये न्यूक्लियोफाइल आकर ये यहां पर घुस सके, क्योंकि यहां पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप हो गया है। तो न्यूक्लियोफाइल को यहां पर एंटर करने की स्पेस नहीं मिलेगी, और जब वो एंटर नहीं कर पाएगा तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेगा? तो यहां पर हम लिखेंगे दैट बिकॉज ऑफ ऑलरेडी अटैच्ड, because of already attached nucleophile and the negative charge density on the ring because of resonance। भाई रेजोनेंस की वजह से ही हो रहा है। जब रेजोनेंस होगा, ये मैंने स्ट्रक्चर 1 2 3 का कॉम्बिनेशन लिखा है। देखो स्ट्रक्चर नंबर 1 में यहां नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रक्चर नंबर 2 में यहां नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रक्चर नंबर 3 में यहां नेगेटिव चार्ज है। तो स्ट्रक्चर 1 2 3 में ऐसे नेगेटिव चार्जेस हैं, समझ में आ रही है? तो स्ट्रक्चर 1 2 3 का कॉम्बिनेशन मैंने यहां बना दिया कि कभी यहां दिखेगा, कभी यहां दिखेगा, तो कभी यहां दिखेगा। तो यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है ऑन द रिंग बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, therefore the incoming nucleophile will feel steric hindrance। बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसे फील होगा, इस वजह से भी ये अटैक नहीं कर पाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, चलिए तीसरा रीजन जो कि हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करने से रोकता है एक हेलोअरीन को, वो है इनके कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। याद कीजिए मैंने आप लोगों को सिखाई है ये बात, क्या सिखाई है ये कि भैया जब कभी भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो बेंजीन रिंग वाला कार्बन है हेलोएरीन का, जो कि यहां पर क्लोरीन से अटैच्ड है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो यहां पर ये देखो, ये कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना? और आप लोग सब इस बात को जानते हैं दैट अगर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, अगर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इट हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मोर s कैरेक्टर होते हैं, s ऑर्बिटल के कैरेक्टर इसमें ज्यादा होते हैं। भाई अगर मान लीजिए आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? इसमें एक s ऑर्बिटल गया और इसमें 3 p ऑर्बिटल गए। तो यहां पर टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 4, एक s और 3 p। s ऑर्बिटल एक ही है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हो गया 25, यानी यहां पर कितना हो गया परसेंटेज कैरेक्टर? 25। यहां पर परसेंटेज कैरेक्टर कितना हो गया? 25, यानी कि एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में 25% s कैरेक्टर होता है। वहीं अगर मैं sp2 की बात करूं तो sp2 का फॉर्मेशन एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल से होगा। इसमें एक s ऑर्बिटल है और टोटल ऑर्बिटल 3 है, मल्टीप्लाई बाय 100 ये हो गया 33.33%। तो आप खुद देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में s ऑर्बिटल का कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू sp3। अब ये s ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा होने का क्या मतलब है? आप सभी लोग जानते हैं कि एटम के अंदर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आते हैं कि s ऑर्बिटल एक एटम के अंदर यह माना जाता है कि वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, और s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा s ऑर्बिटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना अट्रैक्टेड रहेंगे, और s ऑर्बिटल जितना ज्यादा रहेगा, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, मतलब उस पर्टिकुलर एटम का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा,
क्योंकि वो अपने s ऑर्बिटल को अपनी ओर खींच लेगा। इस वजह से न्यूक्लियस क्या करेगा, अड़ोसी पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन्स को भी खींचना शुरू कर देगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, एटम अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा। तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने की वजह से इस कार्बन के अंदर s कैरेक्टर ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्या यह पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? और इस वजह से एंड बिकॉज ऑफ दिस कार्बन एंड क्लोरीन का जो बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज रिड्यूस्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज रिड्यूस्ड टू 169 पिकोमीटर्स। इट रिड्यूस्ड टू 169 पिकोमीटर्स। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर आप एक ब्रैकेट में लिख लो, ये हेलो अरीन की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं हेलो अल्केन्स की बात करूं तो हेलो अल्केन्स के अंदर योर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, योर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, योर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड देयरफॉर जो कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज 177 पिकोमीटर और ये इजीली ब्रेकेबल है। इसीलिए हेलो अल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली शो कर देते हैं एज कंपेयर टू हेलो अरीन्स। चलो इतना नोट करो, फिर हम चौथे और आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए चौथा एंड द आखिरी पॉइंट इज द अनस्टेबल कार्बोकैटायन। अनस्टेबल कार्बोकैटायन मतलब अब हम लोगों ने एक बात सोची कि क्यों ना हम इसको SN1 मैकेनिज्म से तोड़ने की कोशिश करें। मतलब अगर हम लोग हमारी पूरी जी जान लगा दें, पूरा जोर लगा दें और हमारे इस बेंजीन के रिंग पे से जो यहां पर हमारा क्लोरीन अटैच्ड है, हम उस क्लोरीन को निकाल दें, और यहां पर इस पर्टिकुलर कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप करवा दें। तो गाइस इस पॉजिटिव चार्ज को अब आप लोग रेजोनेंस नहीं कर पाओगे। सर मैं रेजोनेंस क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि बेटा जब कभी भी रेजोनेंस करना है तो हमें यहां पर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम चाहिए होता है। फॉर रेजोनेंस हमें यहां पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम चाहिए होता है, मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन पर चीजें चाहिए होती है। थिंग्स शुड बी प्रेजेंट एट ऑल्टरनेट पोजीशन। मतलब यहां पर अगर आपके ऑल्टरनेट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज के बाद एक सिंगल बॉन्ड होता और सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड होता, तब मैं इसको कॉन्जुगेटेड मानता, तब मैं सिस्टम को कॉन्जुगेटेड सिस्टम मानता कि पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई? दैट दिस इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, देयरफॉर दिस इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, दिस इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव चार्ज एंड द डबल बॉन्ड। यानी अंदर की रिंग तो कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पर है, बट मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, तो ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। अब अगर ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन के ऊपर पूरा लोड आ गया इस पॉजिटिव चार्ज को संभालने का। मतलब आपके घर में एक न्यू बॉर्न बेबी आया है, लेकिन उस न्यू बॉर्न बेबी को संभालने की जिम्मेदारी केवल एक इंसान की है, बावजूद इसके कि घर में 1, 2, 3, 4 और 5 मेंबर हैं, इन पांचों ने इसको संभालने से मना कर दिया है। तो ये तो हाईली अनस्टेबल कंडीशन हो गई। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे दैट हियर द कार्बोकैटायन इन फिनाइल, here the carbocation in phenyl ion is highly unstable and therefore SN1 mechanism is ruled out completely, यानी कि आप लोग हेलो अरीन्स के अंदर SN1 मैकेनिज्म कर दो, ये तो कंडीशन ही खत्म हो गई, हमने उसको रूल आउट ही कर दिया, पिक्चर से ही बाहर कर दिया। हम इस बारे में सोचेंगे भी नहीं कि हमारे हेलो अरीन SN1 मैकेनिज्म करें। यानी स्टेप 1 में पहले कार्बोकैटायन बना ले, फिर स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करा दे, होएगा ही नहीं, होए बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ में आई? तो इसी के साथ आपके सारे रीजंस कंप्लीट होते हैं।
सारे रीजन हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिया, फटाफट इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, चलो आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग यहां पर रिएक्शंस करके देखते हैं कि फिर होगी कैसे। ऐसा नहीं है कि रिएक्शंस नहीं होंगी, रिएक्शंस होंगी, बाकायदा रिएक्शंस होंगी, हम उसे करके बताएंगे। देखिए तो यहां पर अगर आपके पास में क्लोरोबेंजीन है तो स्टेप नंबर 1 में आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा NaOH। इस स्ट्रॉन्ग बेस को आपको लगभग 663 केल्विन पर हीट करना पड़ेगा और 300 ATM का प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी कि यह कंडीशन बहुत ज्यादा रिजिड कंडीशंस है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस है, भयानक कंडीशंस है। इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर, समझ रहे हो, अभी तुम्हारे ऊपर केवल 1 ATM का प्रेशर है, तुम अगर पानी में चले आते हो तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है। सोचो पानी में हम मूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है, तो सोचो आज से यहां से 300 गुना ज्यादा प्रेशर, बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। और सेकेंड स्टेप में हम एक ऐसा कुछ सॉल्वेंट या ऐसा कोई कंपाउंड डालते हैं जो प्रोटॉन गिवर हो, तब जाकर बड़ी मुश्किल से आप लोगों को फिनॉल मिलता है, तब जाकर आपको बड़ी मुश्किल से फिनॉल मिलता है, क्योंकि आपने यहां पर NaOH जोड़ा है। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? लेकिन मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व करी। सर आपने क्या बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ऑब्जर्व करी? मैंने ऑब्जर्व करा कि अगर मैं मेरे इस क्लोरोबेंजीन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना ही चाह रहा हूं, तो क्यों ना यहां पर मैं ग्रुप जोड़ दूं NO2। यहां पर सब लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे दैट NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन, NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। आपका NO2 ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कैसे होता है? देखिए, ये जो आपका नाइट्रोजन है ये एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड O लगा के जुड़ा हुआ होता है और एक ऑक्सीजन को ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर जोड़ता है, और यहां पर ये कार्बन से जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के। अब एक्चुअली क्या होता है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बदमाश आदमी है, क्योंकि यहां पर बेंजीन में यहां पर कॉन्जुगेशन आने वाला है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन हो गया। तो यहां पर क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन इस लोन पेयर को विड्रॉ कर लेगा। इस वजह से क्या होगा, अब ये वाला जो नाइट्रोजन है ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ गया 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन के साथ विद अ नेगेटिव चार्ज। यहां पर तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना हुआ ही है, लेकिन इस नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई बात आप लोगों को? तो अब ये जो नाइट्रोजन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्या पॉजिटिव चार्ज के साथ कभी रह सकता है? नहीं, ये तीसरा यूनिवर्सल भिखारी है दुनिया का। नाइट्रोजन इज द थर्ड मोस्ट भिखारी पर्सन ऑफ द केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नंबर 3 पर ये नेगेटिव चार्ज रख सकता है, पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव चार्ज नहीं होना तो ये पूरा जोर लगा देगा इस कार्बन पर, बोलेगा तेरा डबल बॉन्ड तोड़ और मेरे को सेटिस्फाई कर। तो ये नाइट्रोजन ने क्या करा, आपकी जो रिंग है, इस नाइट्रोजन ने क्या करा, आपकी जो रिंग है उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू कर दिए, उससे इलेक्ट्रॉन खींचना चालू कर दिया। मतलब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, आपकी रिंग में जो नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, जो रेजोनेंस की वजह से यहां पर जो भी नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, वो सब ये नाइट्रोजन अपनी ओर खींच लेगा। तो इससे क्या होगा सर? इससे यह होगा कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, अभी जैसा मैंने आपको सिखाया कि आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल को यहां पर तो रिपल्शन फील हो रहा है, लेकिन यहां पर भी नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है। अब इमेजिन करो कोई ऐसा ग्रुप में इस रिंग पर लगा दूं जो ये नेगेटिव चार्ज को नीचे खींच ले, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच ले, तो यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होते ही क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल को मौका मिल जाएगा यहां पर अटैक करने का, न्यूक्लियोफाइल को यहां पर अटैक करने का बहुत आराम से मौका मिल जाएगा। तो बस ये NO2 ग्रुप यही करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं
और आपकी रिएक्शन को करने में मदद करते हैं। तो यहां पर भी आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस ही लेना पड़ेगा जो OH प्रोड्यूस करे, लेकिन यहां पर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो गई। आपको प्रोटॉन तो देना ही पड़ेगा इस रिएक्शन के अंदर भी, लेकिन देखो प्रेशर की काम खत्म हो गया। अब आपको उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां पर प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर आपका जो NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है उसने इस रिएक्शन को करने में हमारी मदद कर दी और रिएक्शन इसके मुकाबले कम एक्सट्रीम कंडीशंस पर हो गई। क्लियर होती है बात? अच्छा, और देख लेते हैं। अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लगा दिया Cl, मैंने यहां पर लगा दिया OH, मैंने यहां पर भी लगा दिया OH। अब यहां पर मैंने OH नहीं लगाना था, NO2 लगाना था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2। क्या लगा दिया मैंने यहां पर NO2, यहां पर भी मैंने क्या लगा दिया NO2। तो अब यहां वाली कंडीशन में पता है क्या होगा, सोचो, यहां वाली कंडीशन में टेम्परेचर और रिड्यूस हो जाएगा। मतलब आपको यहां पर भी स्ट्रॉन्ग बेस तो लग रहा है, लेकिन अब लगभग ये 383 केल्विन्स के आसपास में ही काम कर देगा और यहां पर केवल प्रोटॉन आपको डालना पड़ेगा। मतलब आप देखो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट और कम हो गया, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट और कम हो गया। इनफैक्ट अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो कैसा रहेगा, एनसीईआरटी में आई थिंक 363 केल्विन है, तो हम एनसीईआरटी की वैल्यू लिखे ज्यादा बेटर रहेगा। और ये फिर यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा आपके फिनॉल के अंदर, यानी कि यहां पर OH आ जाएगा Cl की जगह। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने देखो आपका काम कितना ज्यादा आसान कर दिया। तो जितने ज्यादा आप यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, जितने ज्यादा आप लोग यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी रिएक्शन इजी होती जाएगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इनफैक्ट लास्ट वाले के अंदर तो मजा ही आ जाना है। जैसे ही आपने यहां पर NO2 लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां लगा दिया, और आपने जब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो आपको केवल वाटर डालना है और केवल आपको उसको वार्म करना है, हल्का सा गुनगुना करना है। तो यहां पर आपका रिएक्शन इतना इजीली हो जाएगा। देखो मतलब अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग पर जितने ज्यादा लगा दिए, आपकी रिएक्शन उतनी इजीली होती जाएगी। क्या ये चीज क्लियर हुई? अब यहां पर हम लोग इसका रीजन समझ लेते हैं। अब हम लोग यहां पर इसका रीजन समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई देखो रीजन समझना बहुत आसान है। हम लोग पहले काम करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबके। पहले आपने यहां पर नेगेटिव चार्ज देखा था, यहां पर Cl था, पॉजिटिव चार्ज था, यहां और यहां डबल बॉन्ड था। फिर आपने यहां पर डबल बॉन्ड कर दिया था, यहां पर आपने नेगेटिव चार्ज लगा दिया था, Cl पर पॉजिटिव चार्ज था। फिर आपने यहां पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया, यहां पर Cl पर पॉजिटिव चार्ज था। ये ऐसा रेजोनेंस हो रहा था ये ऐसा रेजोनेंस हो रहा था। अब देखो यहां पर जैसे ही आप इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि आपका जो नाइट्रोजन होता है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस प्रकार से कनेक्टेड होता है, और बदले में ये आपके बेंजीन रिंग से इस प्रकार कनेक्टेड है। अब जब ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा तो यहां पर क्या होगा, कंडीशन क्या क्रिएट हो जाएगी। देखो यहां पर कंडीशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि नाइट्रोजन ऑक्यूपाई कर लेगा पॉजिटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर लेगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नाइट्रोजन बोलेगा मेरे पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करो, मेरे पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करो। तो इसके पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन को अपने इस डबल बॉन्ड को तोड़ के इसको देना पड़ेगा। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पर, यहां पर नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा। नाइट्रोजन ने अपने आप को तो सेटिस्फाई कर लिया, लेकिन इस कार्बन की वाट लगा दी। तो आप देखो ये नाइट्रोजन ने कितने आराम से रिंग में से नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींच लिया और एक पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या देखा आप लोगों ने? मैं इसको अच्छे तरीके से बना दूं। चलिए मैं आपको यहां पर इसको अच्छे तरीके से बनाकर बताता हूं। ये हमारा बेंजीन का रिंग है, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। यहां पर नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ बैठा है,
क्योंकि इसका ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, यहां पर ऑक्सीजन है, तो यहां पर क्या होगा, ये नाइट्रोजन जिद करेगा कि मेरे को सेटिस्फाई कर। तो ये नाइट्रोजन को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन अपना डबल बॉन्ड तोड़ के इसके साथ शेयर कर लेगा। तो अब कंडीशन क्या क्रिएट हो जाएगी कि नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन यहां आ गया, ये ऑक्सीजन यहां आ गया। अब ये कार्बन का नुकसान हो गया, क्योंकि ये कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन अब इस नाइट्रोजन के पास चला गया है, तो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब अगले केस में क्या होगा, अगले केस में ये वाले कार्बन को सपोर्ट करने के लिए ये वाला कार्बन अपने डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, और इसको तोड़ने के चक्कर में ये वाला जो कार्बन है, इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास चला जाएगा। तो डबल बॉन्ड यहां आ गया, लेकिन इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये। फिर अगले केस में क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करने के लिए इधर आ जाएगा, तो अब यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर आप देखो नाइट्रोजन ने क्या किया, रिंग में से पूरे इलेक्ट्रॉन खींच दिए। तो यहां पर हम लोग इस बात को लिखेंगे दैट NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना चाहता है। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? अब यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, नाइट्रो ग्रुप आपके इस बेंजीन रिंग के कौन से पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है? एक तो वो यहां पर ऑर्थो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यहां पर भी स्ट्रक्चर नंबर 3 में वो ऑर्थो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और यहां पर वो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। यानी नाइट्रो ग्रुप को अगर आपने यहां पर लगाया तो वो आपके बेंजीन रिंग की ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। इसीलिए आप लोग देखो, हम लोगों ने इन कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रो ग्रुप को या तो ऑर्थो पोजीशन पर लगाया है, यहां पर भी ऑर्थो, यहां पर पैरा पोजीशन पर लगाया है, और यहां पर भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगाया है। यानी हम लोग लगातार ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही अटैच कर रहे हैं, नॉट ऑन मेटा पोजीशन। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन से ही या पैरा पोजीशन से ही इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। और आप देखो यहां पर जब क्लोरीन अपना रेजोनेंस करता है, जब यहां पर क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस होता है, तो नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पे, या तो पैरा पे, या तो ऑर्थो पे ही नजर आ रहा है। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, and it withdraws the electron density, and it withdraws the electron density from either ortho or from para positions, Similarly in chlorobenzene, or we can say in any halobenzene, the electron density is observed, electron density is increased and observed on ऑर्थो और पैरा पोजीशन, यानी ये दोनों कंडीशन एक दूसरे को फेवर कर रही है। नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम्हारा जो क्लोरोबेंजीन है या जो हेलोबेंजीन है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, तो नाइट्रो ग्रुप के वहां पर लग जाने की वजह से क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे हेंस NO2 group decreases the electron density from chlorobenzene
from decreases the electron density on chlorobenzene from its ortho and para positions, therefore making nucleophile to attack the हेलोबेंजीन, या आप इसे क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हैं, इजीली ये उस पर अटैक कर पाएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल उस पर इजीली अटैक कर पाएगा। कैसे? जब न्यूक्लियोफाइल यहां पर घूम रहा होगा एनवायरमेंट में, तो वो देखेगा कि अरे ऑर्थो पोजीशन से, पैरा पोजीशन से, ऑर्थो पोजीशन से ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर खींच रहा है। इसका सबसे बढ़िया डायग्राम आप यहां देख पाएंगे, ये देखिए, न्यूक्लियोफाइल देखेगा कि अरे वाह, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इन पर लगा हुआ नाइट्रो ग्रुप खींच रहा है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कम होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल अब लेस रिपल्शन फील करेगा, और ये इजीली जाकर इस पर अटैक कर पाएगा, क्या बात समझ में आई? न्यूक्लियोफाइल टू अटैक बेंजीन और क्लोरोबेंजीन इजीली बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ में आई बात आप लोगों को? क्या ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से क्लियर हो रही है? पक्का? अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है दैट इन हेलोबेंजीन्स, या मैं कहूं आपके हेलोअरीन्स, इन हेलोबेंजीन और हेलोअरीन्स, why do we not attach the electron withdrawing group? अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे NO2, जैसे CHO, जैसे COOH, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ऑन मेटा पोजीशंस। आप लोग इन्हें मेटा पोजीशंस पर क्यों नहीं लगाते? इसका रीजन सिंपल सा ये है भाई, नाइट्रो ग्रुप या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने का हमारा रीजन क्या है? क्या आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लो। हम इसे लगाते क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले। और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का मतलब क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का रीजन क्या है? ताकि न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर सके। अब ये इलेक्ट्रॉन मिल कहां रहे हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ये आपको दिख कहां रही है? मिल कहां रही है? हां, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पर। आप देखो, जब आप यहां पर क्लोरीन का रेजोनेंस करते हो तो Cl पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहां पर या तो यहां पर नेगेटिव दिखता है, यहां नेगेटिव दिखता है, या यहां नेगेटिव दिखता है। आपने कभी मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज होती हुई देखी क्या? ये मेटा पोजीशन पर आपने कभी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होती हुई देखी क्या? नहीं देखी, नेवर। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे दैट बिकॉज ड्यूरिंग रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी do not increases on meta position, therefore attachment of nitro group on meta position is useless। समझ में आई प्यारे बच्चों? समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को ये बात? ठीक है, तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ मेटल और हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट हेलोजन कंपाउंड्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। हमारी आखिरी क्लास होगी अगली
इस चैप्टर की यानी अगली क्लास में हमारा चैप्टर पर्टिकुलरली फिनिश होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू।